गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 9 कंप्लीट किया है जिसका नाम था इंटरनल ट्रेड। आज हम लोग लेसन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, हिंदी में होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अब हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार क्या होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग दिया हुआ है। द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज और नेशन इज़ नो एज फॉरेन और एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब जब भी दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो वही व्यापार यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार या एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। आगे दिया हुआ है, इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू और बाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। और इसी के अलावा यहाँ पर अन्य शब्दों में दिया हुआ है कि जब भी हम किसी भी गुड्स को परचेस और सेल करने की प्रोसेस दो कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जब जो प्रोसेस होती है, जो गुड्स को परचेस करने की हो या फिर सेल्स करने की, इसके अलावा अदर सर्विसेज भी वो अपने बिजनेस में देते हैं, तो वो यहाँ पर कहलाएंगे फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। आगे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, फॉरेन ट्रेड इज़ मोस्टली कैरिड द होलसेल बेसिस। मतलब फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये मुख्यतः या फिर बेसिकली होलसेल बिजनेस पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पर जो बिज़नेस किया जाता है वो होलसेल पर बेसिस पर रहता है या थोक के बेसिस पर रहता है। आगे दिया हुआ है, इट कैन बी डन बाय एयर और लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट। और ये व्यापार जो किया जाता है या ये व्यापार की जो प्रोसेस रहती है, इस बिज़नेस की जो प्रोसेस रहती है वो मेनली एयर वे से, लैंड वे से और वाटर वे से। मतलब या तो आपका जो भी माल सप्लाई होता है, जो भी आप गुड्स और प्रोडक्ट विदेशों में सप्लाई करते हो, खरीदते या बेचते हो, तो या तो ये एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू और वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये फैसिलिटीज़ कंप्लीट की जाती है। इट्स एग्जाम्पल बाय एरोप्लेन, ट्रक्स और ट्रेन्स और शिप्स। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए एयर, लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कि एरोप्लेन, ट्रक्स, ट्रेन्स और शिप्स के थ्रू आप इस बिज़नेस की डीलिंग फाइनल कर सकते हो। आगे दिया हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन, और डेफिनेशन यहाँ पर एक ही दी हुई है, यह आप लोग खुद से लर्न करना है। यहाँ पे दिया हुआ द ट्रेड विच इज़ डन बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। मतलब यहाँ पे जब भी तो देशों के बीच में, अन्य देशों के बीच में किसी भी प्रोडक्ट को परचेस और सेल करने की जो प्रोसेस की जाती है वहीं यहाँ पे फॉरेन ट्रेड कहलाती है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है। आगे दिया हुआ है काइंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकारों से ये बिज़नेस किया जाता है, इसके मुख्यतः बेसिस क्या है इसकी। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड के लिए दिया हुआ है अंडर इट गुड्स कम फ्रॉम अदर कंट्रीज़। मतलब इसमें कहीं अदर कंट्रीज से हमारे देश में, हमारे यहाँ पर माल सप्लाई होता है, तो ये इम्पोर्ट कहलाएगा। और एक्सपोर्ट के लिए दिया हुआ है अंडर इट गुड्स आर सेंट टू अदर कंट्रीज़। और एक्सपोर्ट बिजनेस इट मीन्स यहाँ पर जब हमारे देश से माल किसी अदर कंट्री में सप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे कहलाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड के लिए दिया हुआ है व्हेन गुड्स आर इम्पोर्ट इनटू अ कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्टिंग। मतलब यहाँ पे जब भी हम किसी गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो यहाँ पर हमारी री एक्सपोर्टिंग मतलब किसी भी गुड्स को परचेस और सेल करने की जब प्रोसेस दोनों बिजनेस पे चलती रहती, दोनों कंट्रीज़ में चलती रहती है, तो ये यहाँ पे कहलाती है इंटरपोर्ट ट्रेड। आगे दिया हुआ है नीड फॉर फॉरेन ट्रेड, इसकी क्या आवश्यकताएं होती है। वाई फॉरेन ट्रेड आस्क टेक प्लेस। मतलब फॉरेन ट्रेड की क्या प्रोसेस होती है या इसकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, नीड्स क्या होती है, इसकी आवश्यकताएं क्या होती है। तो यहाँ पर दिए हुए इसके कुछ पॉइंट्स जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया द मेन कॉजेज ऑफ फॉरेन ट्रेड एस आर एस अंडर। मतलब यहाँ पे मुख्यतः इसके जो प्रकार दिए हुए या जो कारण दिए हुए फॉरेन ट्रेड के, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब अनइवन हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज जो रहते हैं, जो बिज़नेस की परचेसिंग और सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज का फुली यूज़ करने के लिए अपने बिज़नेस में यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल लेवल के बिज़नेस जो रहते हैं उसकी सपोर्ट लेते हैं या फिर हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पे इसका दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड अदर प्रोसेस। यहाँ पर दिया हुआ डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का जब हम बिज़नेस कंप्लीट करते हैं या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोसेस करते हैं, मतलब हम हमारे अदर कंट्रीज़ के बीच में जब भी माल को ख़रीदते हैं, किसी गुड को ख़रीदते हैं या
सेल करते हैं तो उसके बीच में एक लेबर का जो पार्ट रहता है, मतलब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो हमें हेल्पर्स लगते हैं, यहाँ पर उन हेल्पर्स की हमें हेल्प मिल जाती है और साथ ही साथ में इसका प्रोडक्शन वर्क जो रहता है वो इजीली टाइम पे पूरा हो जाता है और जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रहता है, बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम रहती है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आगे दिया हुआ है वेरीफाइंग रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छा है। हम जब भी अपनी देश से माल खरीदते हैं या अदर देश से माल खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसके बीच की जो भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है, हमारे नेशन की जो ग्रोथ रहती है, जो हमारे इंडिया के लिए या इंडिया के बाहर जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस जगह की इकोनॉमिक कंडीशन को भी ये सुधारने में या वहाँ के लेवल को सुधारने में ये बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती हैं। आगे दिया हुआ है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। कंपैरेटिव कॉस्ट यानी जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं या एक्सटर्नल ट्रेड पर बिजनेस करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो बिजनेस रहता है उसमें जो कंपैरेटिव कॉस्ट रहती है अदर कंट्रीज़ में अदर प्रोडक्ट्स की, जब सेम प्रोडक्ट की अदर कंट्रीज़ में डिफरेंट कॉस्ट रहती है तो उसका ओवरऑल एक डिसीजन निकाल लिया जाता है और उसमें कंपैरिजन करने के बाद में एक फाइनल अमाउंट से उस चीज़ को सब जगह सप्लाई किया जाता है ताकि ना ही किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़े। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे पूरी की जाती है और यहाँ पर ये रहता है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इंटरनेशनल ट्रेड के आंतरिक व्यापार की क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट पे दिया हुआ है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, एक्सटर्नल बिजनेस करते हैं तो एक्सटर्नल बिजनेस करने से हमें क्या होता है कि हमें हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल ले जाने पर हमें हमारे बिजनेस में फॉरेन कंट्री की जो मनी रहती है, जो करेंसी रहती है वो रिसीव होने लगती है। तो अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन की अर्निंग को यूज़ करने के लिए, फॉरेन की अर्निंग के लिए उसको लाने के लिए भी यहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज या इंटरनेशनल बिजनेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नंबर पर दिया हुआ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इट लीड्स टू द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में जहाँ पर भी जो भी हमें बेस्ट चीज़ मिलती है वो बेस्ट चीज़ हम हमारे बिजनेस के लिए यूज़ कर पाते हैं, उसका प्रॉपर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। आगे दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी यहाँ पे दिया हुआ है इट एक्सपेंड स्कोप ऑफ मार्केट एंड प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ नीडेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इंटरनेशनल बिजनेस बहुत यूज़फुल होता है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती है जो कि हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करती है। आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है म्यूचुअल कॉर्पोरेशन इट इंक्रीज द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड द फीलिंग ऑफ फैटर्निटी। यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन मतलब यहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा इंटरनेशनल बिजनेस से एग्री होते हैं, हमेशा इसके हम सपोर्ट में रहते हैं। आगे दिया हुआ है असिस्टेंट इन क्लाइमेटीज इट प्रोवाइड्स क्लाइमेटीज इन टाइम्स ऑफ क्लाइमेटीज लाइक फूड, अर्थक्वेक, फैमिनीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर पर दिया हुआ है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट इट हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस प्रोडक्ट ऑफ कंट्री। मतलब डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पे इसके लिए भी हमें सपोर्ट करता है। आगे दिया हुआ स्ट्रॉन्ग रिलेशन इट स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज एंड द मोटिव इन द इंटरनेशनल फ्रेंडशिप। यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस या फॉरेन बिजनेस हमें एक अदर कंट्री से हेल्प करने के लिए रिलेशन मेंटेन करने के लिए सपोर्ट करता है या हमें उस चीज़ को रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए एग्री करता है, सपोर्ट करता है। साथ ही साथ में हमें मोटिवेट करता है कि हमें अदर कंट्री से किस तरह से अपने रिलेशन मेंटेन करना है और किस तरह से हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है। आगे दिया हुआ है इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस।
यहाँ पर हम इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस मतलब फॉरेन ट्रेड जब हम करते हैं, इन अदर वर्ड्स फॉरेन ट्रेड इज़ एन इंडेक्स ऑफ बिजनेस। जब भी हम अदर वर्ड से बिजनेस करते हैं, अदर कंट्रीज़ में हमारा बिजनेस डेवलप करवाते हैं, तो अदर कंट्रीज़ से बिजनेस डेवलप होने के साथ ही साथ में हमें वहाँ की चीज़ों के बारे में नॉलेज होने लगता है, वहाँ की चीज़ें हमें पता लगने लगती है। तो उन चीज़ों के साथ ही साथ में हमें इंडेक्स मतलब वहाँ की पूरी इंटरनल प्रोसेस, हर चीज़ का मार्केटिंग और उसके बारे में सारी चीज़ें पता होने लगती हैं। ग्लोबल कॉम्पेक्टनेस, द फीलिंग ऑफ ग्लोबल कॉम्पेक्टनेस इट इज़ डेवलप्ड। यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पेक्टनेस की भी एक हैबिट डेवलप होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम लोग देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस क्या है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट, एबिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़। अदर डिफरेंट कमोडिटीज़ से हमारा रिलेशन डेवलप होता है, जिससे हमारे पास में अदर जगह की अलग अलग प्रोसेस की हुई चीज़ें अवेलेबल होती है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जो हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट होता है। आगे दिया हुआ है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, इसमें उपयोग कर पाते हैं। अलग अलग जगह से हमें जो भी हमारे बिजनेस के लिए रिसोर्सेज लगते हैं उनका यूज़ होता है। आगे दिया हुआ एडवांटेजेस ऑफ जोग्राफिकल फैसिलिटीज़। वहाँ के एरिया की, उस कंट्री की जो भी जोग्राफिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हमें हमारे बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, ग्रोथ करने में हमें हेल्प करती हैं। आगे दिया हुआ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हैं तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी के साथ साथ में चेंज होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलता है, और साथ साथ में हमारी जो एक रेगुलर रूटीन रहता है उसमें भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम अलग अलग जगह की चीज़ों को यूज़ करते तो हमारी लाइफस्टाइल दिन पे दिन चेंज होती जाती है। आगे दिया हुआ है एडवांटेजेस टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। एग्रीकल्चर उस जगह का रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उस रॉ मटेरियल से हम हमारा फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो एक्चुअल में हमें डिफरेंट कंट्रीज से जो रॉ मटेरियल मिलता है उस जगह के स्पेशल रॉ मटेरियल से हम कुछ डिफरेंट वैरायटी अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेजेस हमें मिलता है। आगे दिया हुआ डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। जब भी हम हमारे बिजनेस में इंटरनेशनल प्रोसेस पर हमारे बिजनेस को लेके जाते हैं तो हमें इसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प्स लगती हैं। बहुत सारे लोगों की हेल्प्स करने के लिए हमें लोगों की जो ज़रूरत पड़ती है, जो एक वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, डिवीज़न ऑफ वर्क का, तो उसमें लेबर पार्ट जो रहता है उनका हमें ज़्यादा यूज़ होता है, और इसी से साथ साथ में सर्विस सेक्टर के लिए भी लोगों को सपोर्ट मिलता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें यहाँ पर इस सर्विस में, इस बिज़नेस के लिए काम करने के लिए एक सर्विस या फिर एक इनकम ऑफ सोर्स उनके लिए हो जाता है। आगे दिया हुआ है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड प्लेस के लिए भी प्रमोशन होता है, वर्ल्ड पीस के लिए प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस यानी यहाँ पर एक राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ों का एक यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वॉर, मतलब किसी भी तरह की युद्ध या लड़ाई को एक निगलेक्ट किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि रिलेशन हमारे अच्छे मेंटेन हो जाते हैं बिजनेस के थ्रू। आगे लिया हुआ है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट रहती है, कोऑर्डिनेशन रहता है, एक दूसरे का जो सपोर्ट रहता है, वो भी हमें प्रोडक्शन के थ्रू या अपने बिजनेस के थ्रू हेल्प मिल जाती है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे जो बेरोजगार लोग हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज़ एब्जॉर्ब्ड इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज़ में या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट को भी एक सपोर्ट मिलता है। जो जनरेशन, आज की जनरेशन जो एक अमाउंट के लिए फ्री नहीं रह पाती है, उन्हें यहाँ पे इसका एक सपोर्ट मिल जाता है इंटरनेशनल लेवल की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके क्या नुकसान है, क्या हानियाँ होती हैं फॉरेन ट्रेड की। तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है डिस्टेंस। सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट इसमें काउंट होगा वो डिस्टेंस का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस हमें मेंटेन करना पड़ता है, और जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट की या गुड्स की क्वालिटी में चेंजेस आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, या एक कंडीशन रहती है कि हमारा जो भी माल हमने सप्लाई किया है या जो भी प्रोडक्ट हमने सामने वाली कंट्री से इंपोर्ट किया है वो हमें सही से पूरा रिसीव हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इसमें एक डिस्टेंस का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ये हमेशा 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ये बिज़नेस किया जाता है। आगे दिया हुआ है एब्सेंस ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट। जब भी हम एक्सटर्नल बिजनेस करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हैं तो एब्सेंस ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट की हमेशा एक कमी रहती है, एब्सेंस रहती है,
क्योंकि यहाँ पर एक बार माल सप्लाई होने के बाद में या एक बार गुड्स को जब हम डिलीवर्ड कर देते हैं तो डिलीवर्ड होने से सप्लाई होने के बीच का जो एक टाइमिंग रहता है उसमें हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाता है, हमें नहीं पता रहता है कि हमारा माल सही से सही जगह पर पहुँच पाएगा या नहीं। तो इसका एक पर्सनल कांटेक्ट का हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है इसमें। आगे दिया हुआ है डाउनफॉल ऑफ होम इंडस्ट्रीज़। एक्सटर्नल बिजनेस के कारण जो आज के तारीख में या आज की कंडीशन में जो एक लघु व्यापार है, जो घर के घर में घरेलू उद्योग किए जाते हैं, छोटी मोटी लोगों के द्वारा कम पूंजी लगाकर जो एक घरेलू व्यापार किया जाता है जिससे उनकी अर्निंग बनी रहे, उसका एक लॉस हो जाता है क्योंकि लोग उन चीज़ों की तरफ इम्पोर्टेंस नहीं देते या उन चीज़ों को खरीदने के लिए कभी भी एग्री नहीं होते। वो हमेशा हायर गुड्स को ही, अच्छी क्वालिटी के लिए ही हमेशा परचेज़ करने के लिए एग्री होते हैं। तो इस तरह से डाउनफॉल होम इंडस्ट्रीज़ यानी घरेलू उद्योग या घरेलू व्यापार जो है वो दिन पे दिन इनके कारण कम होते जा रहे हैं। आगे दिया हुआ है मोनोपॉलिटिक्स कॉम्पिटिशन्स का भी एक बहुत बड़ा एक इसमें ड्रॉबैक रहता है क्योंकि हम हमारे यहाँ का इंडिया का या हमारा लोकल एरिया का जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, उसको हम रिज़ाइन करके या उसको रिजेक्ट करने के बाद में हम अदर जगह पे बिज़नेस को डेवलप करते हैं। तो इसका एक हमेशा कंपटीशन में इसमें फॉल्ट रहता है। आगे दिया हुआ है इसका नेक्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल इम्पोर्ट और एग्जीक्यूटिव ऑफ हार्मफुल गुड्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बिज़नेस के लिए हार्मफुल होती हैं, जिनको यूज़ करना हमें अगर सही से हमें डायरेक्शन नहीं मिल पाता तो उस सिचुएशन में हमारे गुड्स को मतलब एक हमारी एक हार्मफुल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। रिस्क अफेयर इंपोर्ट बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस करने में हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में एक रिस्क हमेशा बनी रहती है क्योंकि हमारे पास में अगर किसी तरह के प्रोडक्ट में अगर मिस्टेक रहती है, अगर हमें हमारे प्रोडक्ट को किसी तरह से डिफेक्टिव पीस होने के कारण हम अगर उसका चेंज करना चाहें तो वो चेंजेस के यहाँ पे श्योरिटी नहीं रहती है। तो रिस्क का जो एक पार्ट रहता है वो हमेशा इसमें पूरा बना रहता है। हार्डशिप टू कंट्रीमैन मतलब बहुत सी बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सिचुएशन में हमारे पास में एक सपोर्ट करने के लिए जो एक शॉर्ट सप्लायर रहता है उसकी यहाँ पे कमी रहती है क्योंकि अगर हमारे पास में अगर किसी तरह की हमारी कुछ मिस्टेक है या अगर हमारा किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम शेयर नहीं करते हैं और शेयर करने पे भी हमें उतना फुल सपोर्ट नहीं मिल पाता है जितना हमारे पास में लोकल माल होने के साथ में मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसके ड्रॉबैक्स पढ़े या जिसे डिसएडवांटेजेस भी हम बोल सकते हैं। अब हम लोग जो इसका नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये अब हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले दिया हुआ डिफ़िकल्ट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बहुत सी बार हमें गुड सप्लाई नहीं होता है या प्रोडक्ट उतना सूटेबल या प्रॉपर नहीं मिलता है जितना हम लोग हमारे इंटरनल ट्रेड में ले पाते हैं देख के। तो यहाँ पे कि इसके हमेशा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बिजनेस या प्रोडक्ट ना होने पर हमें एक इसकी हमेशा एक ड्रॉबैक रहता है। आगे दिया हुआ डिफ़िकल्ट इन एस्टिमेटिंग चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। हमेशा इसकी इफ़िशियंसी की हमेशा एक कमी रहती है। एस्टिमेट चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई मतलब जितनी हमने डिमांड करी है उस डिमांड के अकॉर्डिंगली हमें हमेशा सप्लाई हो पाएगा या नहीं, इसकी एक श्योरिटी कम रहती है या एक डिफ़िकल्टी रहती है। आगे दिया हुआ रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइस। हमेशा जो प्राइस रहती है वो हमेशा फ्लक्चुएशन बेस्ड होती है। मतलब हमने जब प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उस समय की डेट और जब हमें प्रोडक्ट रिसीव होता है उस समय की डेट में अगर चेंजेस आ जाता है अमाउंट में या प्राइस में तो ये फॉरेन ट्रेड में हमेशा एक फ्लक्चुएशन बना रहता है जो हमारे बिजनेस के लिए एक रिस्क का पार्ट हो जाता है। आगे दिया हुआ है चेंजेस इन एक्सचेंज रेट मतलब जब भी हम वहाँ से इंटरनेशनल बिजनेस को अपना करते हैं या एक्सटर्नल लेवल पे जब हमारे बिजनेस को हम करते हैं, फॉरेन ट्रेड बिजनेस करते हैं तो हमेशा यहाँ पे चेंज इन एक्सचेंज रेट मतलब जब भी हम प्रोडक्ट को एक्सचेंज करवाने जाते हैं या एक्सचेंज करने की कंडीशन क्रिएट होती है तो उस स्थिति में हमारी जो रेट रहती है, जो अमाउंट रहती है वो हमेशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आगे दिया हुआ है क्रेडिट रिस्क यानी हमेशा उधारी का इसमें एक डर बना रहता है। रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहता है। रिस्ट्रिक्शंस यानी बहुत सारी चीज़ों की हमेशा यहाँ पे एक पाबंदी रहती है। अब रिस्ट्रिक्शन बाय वे ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, कोटाज, एक्सचेंज रेगुलेशन एक्सेट्रा। कोटा की भी प्रॉब्लम रहती है, कोटाज की रहती है। कस्टमर ड्यूटीज़, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी चेंज हो जाती है। बहुत सारे हमें टैक्सेस पे करना पड़ते हैं जो यहाँ पे हमेशा रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी के रूप में होते हैं।
आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट हमको दिया हुआ है लॉस ऑन डैमेज ऑफ कार्गो। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमेशा इसकी एक डैमेज की प्रॉब्लम बनी रहती है, डैमेज की कंडीशन एक क्रिएट हो जाती है। आगे दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट्स क्रेडिट वर्थनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टर। हमेशा एक वेरिफिकेशन, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के ऊपर हमें एक रिलायबल प्राइस पर या सही व्यक्ति से कांटेक्ट होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी एक प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देती है। आगे दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ लुकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस जगह पर हर वक्त अपने बिज़नेस की कंडीशन के लिए या अपने बिज़नेस की डील फाइनल करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक इसकी प्रॉब्लम रहती है। आगे दिया हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। जब भी हमें अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना है या फॉरेन ट्रेड लेवल पर ले जाना है तो हमें वहाँ की सरकार से, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट से और साथ ही साथ में हमारी गवर्नमेंट से भी हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक लाइसेंस रिसीव करना होता है। उस लाइसेंस को रिसीव करने के बाद में ही हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अवेलेबिलिटी यानी जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो टाइम पे हमारे पास में जो भी अमाउंट रिसीव होती है, जो भी हमारे पास करेंसी रिसीव होती है, उस करेंसी को हमें यहाँ पे टाइमली एक्सचेंज करवाना होता है, जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर टाइम पे हमारा अमाउंट कन्वर्ट नहीं हो पाई, हमारी करेंसी कन्वर्ट नहीं हो पाती है तो हमारा अमाउंट जो रहता है वो पेंडिंग में आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी यहाँ पे कंडीशन रहती है फॉरेन एक्सचेंज की। नाउ 10.8 दिया हुआ है डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। यहाँ पे इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा लेसन हम लोगों ने इंटरनल ट्रेड का कर लिया है और एक्सटर्नल का यहाँ तक का जो पार्ट करा उसके बेसिस पर आप लोग इसके 8 पॉइंट एनी हाउ लाइन करोगे और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोड्स और वे ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब क्या मोड्स होते हैं, किस वे से, किस थ्रू हम हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग। बिजनेस में जब भी हम हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमें बिजनेस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझना होता है कि इंपोर्ट में हम किसी भी जगह का माल ले सकते हैं और एक्सपोर्ट में हमें हमेशा माल को सप्लाई करना रहेगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कंडीशन हमें इस बिज़नेस में करना होती है, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस की फर्स्ट लैंग्वेज होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्टिंग। इंपोर्टिंग यानी बिजनेस में माल लेना, प्रोडक्ट लेना, और एक्सपोर्टिंग यानी यहाँ से माल सप्लाई करना। हम इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे इसके क्या फ़ायदे होते हैं, हमें ये देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया इट इज़ द एक्सटेंसिव मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। आगे दिया हुआ इट इज़ कंपेरेटिव चीप देन मोर मोड्स। मतलब ये बहुत सस्ता और इजी होता है अदर किसी ट्रांजेक्शन से या अदर किसी मोड से। आगे दिया हुआ इट इज़ लेज़र रिस्क देन अदर मोड। इसमें बहुत कम रिस्क होती है अदर किसी इसमें, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट यहाँ पे सारी डील, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद में ही हम यहाँ पे बिजनेस को फाइनल करते हैं। तो यहाँ पे इसके एडवांटेजेस दिए हुए इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के। नेक्स्ट नंबर पे इसका दिया हुआ है ड्रॉबैक या फिर इसके लॉस क्या है, डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है इट रिक्वायर्स एडिशनल पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस। जब भी हम इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए या इंटरनल फॉरेन बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे एडिशनल पैकेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्टेशन भी अमाउंट हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, हमें जो रोडवे का जो एक्सपोर्ट रहता है, ट्रांसपोर्टेशन रहता है, वो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ता है और इंश्योरेंस भी हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेंसेस डबल हो जाते हैं। आगे दिया हुआ है इन द केस ऑफ इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस इट मोड्स कैन नॉट फ्लरिश। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सिचुएशन को हम नहीं समझ सकते, उस प्रोसेस को हमें नहीं समझ में आता, तो हमारा बिजनेस प्रॉपर हम कैरी नहीं कर सकते। जनरली ट्रेडर डू नॉट हैव मच कॉन्टेक्ट विद द फॉरेनर्स। बहुत सी बार ट्रेडर यानी व्यापारी अपने बिजनेस के अलावा बाहर के फॉरेनर से अपने कॉन्टेक्ट को कैरी नहीं करना चाहते या एक्सटर्नल बिजनेस के लिए बाहर के लोगों से अपने रिलेशन मेंटेन करने पे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ है जनरली ट्रेडर्स डू नॉट हैव मच कॉन्टेक्ट विद द फॉरेन मार्केट। बहुत सी बार विदेशी व्यापार से भी वो लोग कांटेक्ट नहीं करते, फॉरेनर से तो करते ही नहीं है, साथ ही साथ में यहाँ पे फॉरेनर मार्केट से भी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर इसके हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पे पढ़ा इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और साथ में मीनिंग। आगे दिया हुआ है कॉन्टेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो नो एज द आउटसोर्सिंग वेयर फर्म्स इंटरेस्टेड इंक्लूड्स द कॉन्टैक्ट विथ लोकल मैन्युफैक्चरर्स इन फॉरेन कंट्रीज टू गेट सर्टेन गुड्स प्रोडक्ट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग जनरली यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल होते हैं वो अपने बिजनेस में किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, अपनी फर्म के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और उन्हें अपने बिजनेस के लिए इन्वॉल्व करते हैं या इंक्लूड करते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर। अब इसमें दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हैज़ 3 मेजर फॉर्म production of certain components, production of entirely of components of final product और कंप्लीट मैन्युफैक्चरर टू सच प्रोडक्ट्स इन द फॉरेन कंट्री। इस तरह से इसके यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है। ड्रॉबैक में दिया हुआ है लोकल फर्म फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस एज पर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, इट्स हैम्पर द ऑटोनॉमी इन ऑफ सेलिंग ऑफ लोकल फर्म। मतलब यहाँ पे मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए हमें अपने लोकल एरिया के लिए किसी ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढना पड़ता है जो वहाँ के रिक्वायरमेंट को टाइमली पूरा कर पाए या स्पेसिफिक उस चीज़ के लिए यहाँ पे उस स्टैंडर्ड का सप्लाई कर पाए या प्रोडक्शन कर पाए। आगे दिया हुआ है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजेस। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजेस के लिए दिया हुआ है लाइसेंसिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट इन विच वन फर्म अलाउ टू अनदर फर्म इस फॉरेन कंट्री टू यूज इस पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स और टेक्नोलॉजी फॉर फी कॉल्ड रॉयल्टी। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजीज यानी लाइसेंसिंग यानी जब भी हम हमारे बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बिजनेस को करते हैं तो उस बिज़नेस को करने के लिए हमें उस जगह के लिए लाइसेंस की तो ज़रूरत होती ही होती है और साथ ही साथ में लाइसेंस के साथ में हमें यहाँ पे फ्रेंचाइजीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंचाइजीज इसलिए क्योंकि हम जिस जगह के बिज़नेस को करना चाह रहे हैं तो वहाँ के हमें ट्रेडमार्क को, पेटेंट को, साथ ही साथ में वहाँ के हॉलमार्क, इन सब चीज़ों का भी हमें प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है और उसके साथ ही साथ में उस जगह के बिज़नेस को कैरी करने के लिए हमें वहाँ के हॉलमार्क की भी रिक्वायरमेंट रहती है ताकि वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो ट्रस्टली मार्केट में ईजिली सेल हो पाए। आगे दिया हुआ है इसमें फ्रेंचाइजिंग में दिया हुआ है इट इज़ वेरी फ्रेंचाइजी इज़ वेरी मच सिमिलर टू लाइसेंसिंग, ओनली द डिफरेंस इट्स दैट लाइसेंसिंग इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन मार्केट और फॉर गुड्स विल फ्रेंचाइजीज इज़ यूज्ड फॉर सर्विसेज। यहाँ पे फ्रेंचाइजीज के लिए एक वर्ड दिया हुआ है, इसका मीनिंग दिया हुआ है कि फ्रेंचाइजी इज़ जस्ट लाइक सिमिलर लाइसेंसिंग। मतलब फ्रेंचाइजी जो रहती है वो लाइसेंस की तरह ही होती है, उसी की तरह सेम होती है, लेकिन लाइसेंस का जो यूज़ किया जाता है, लाइसेंसिंग इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मार्केट ऑफ गुड्स और विल फ्रेंचाइजीज। मतलब यहाँ पे लाइसेंसिंग का जो यूज़ होगा, लाइसेंस जो रहता है वो किसी भी तरह के प्रोडक्शन का यूज़ करने के लिए, गुड्स को सप्लाई करने के लिए, मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है और फ्रेंचाइजीज जो रहती है यूज्ड फॉर सर्विसिंग। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, फ्रेंचाइजी इज़ यूज्ड फॉर सर्विसेज। मतलब फ्रेंचाइजीज जो रहती है वो पर्टिकुलर सर्विसेज का यूज़ करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंचाइजीज रिलेटिवली मोर स्ट्रेंथ देन लाइसेंसिंग। मतलब फ्रेंचाइजीज जो रहती है वो यहाँ पे ज़्यादा इजी होती है, सिमिलर देन लाइसेंस, स्ट्रेंथर देन लाइसेंस। लाइसेंस के कंपैरिजन में यहाँ पे फ्रेंचाइजीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अब इसके यहाँ पे 2 एडवांटेजेस हैं और 2 डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट नंबर पे इसका जो फ्रेंचाइजीज का जो एडवांटेजेस दिया हुआ है फर्स्ट, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव फॉर फ्रेंचाइजीज। मतलब किसी भी जगह की फ्रेंचाइजीज लाइसेंस के कंपैरिजन में लेस एक्सपेंसिव होती है, कम एक्सपेंसेस लगते हैं। नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ है फ्रेंचाइजर्स गेट्स फिक्स्ड फी इज एडवांसेस सो ही डज नॉट शेयर लॉस इफ एनी। मतलब जो भी एक्सपर्ट रहता है, फ्रेंचाइजी लेने वाला जो भी एक्सपर्ट पर्सन रहता है वो हमेशा अपनी कंसल्टेंसी के लिए, अपनी तरफ से एडवाइस देने के लिए हमेशा एडवांस फीस लेता है, इसलिए उसको लॉस की कभी भी कंडीशन यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये इसके 2 एडवांटेजेस थे और यहाँ पे 2 डिसएडवांटेजेस दिए हुए, जिसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है डेंजर ऑफ लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ द फॉरेन मार्केट। हमेशा यहाँ पे फॉरेन मार्केट की जो सीक्रेट्स रहती हैं, जो एक ऐसी बात है जो सबके सामने नहीं ओपन होना चाहिए, वो यहाँ पे ओपन हो जाती है फ्रेंचाइजीज के थ्रू। आगे दिया हुआ है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, रॉयल्टी एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे जो भी फ्रेंचाइजी लेने वाला जो व्यक्ति रहता है, जिसको हम एज अ ब्रोकर भी जानते हैं, वो ब्रोकर हमेशा 2 जगह के कंट्रीज़ के बीच में डील फाइनल करने के लिए जब हमारी हेल्प करता है
तो यहाँ पर वो वहाँ के अकाउंट्स और उस बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन को यहाँ पे कभी भी ओपन कर सकता है, तो इसका हमेशा एक यहाँ पे ड्रॉबैक बना रहता है। अब नेक्स्ट नंबर पे इस पे दिया हुआ है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में यहाँ पे दिया हुआ है जॉइंट वेंचर मीन्स जॉइंटली ऑनवर्ड बिजनेस टू और मोर फर्म। जॉइंट वेंचर के लिए यहाँ पे एक सिंगल लाइन में मीनिंग दिया हुआ है कि जॉइंट फैक्टर वो एक बिजनेस की एक प्रोसेस होती है जो दो या दो से ज़्यादा फर्म को एक साथ कनेक्ट करती है। मतलब पार्टनरशिप में जिस तरह से दो ही बिजनेस कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉइंट वेंचर में दो से ज़्यादा फर्म भी एक साथ कनेक्ट होकर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ है वोल-ऑन बिजनेस। वोल-ऑन बिजनेस में यहीं पे रहेगा कि 100% यहाँ पे बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो इक्विटी कैपिटल के बेस पर या एक सिंगल बिजनेस के बेस पर ही किया जाता है। तो यहाँ तक का पॉइंट आज हम लोगों ने हमारे लेसन नंबर में कंप्लीट किया है, जिसका नाम था इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा, काइंड्स पढ़े कि कितने प्रकार का इंटरनेशनल बिजनेस या फॉरेन ट्रेड बिजनेस होता है, इसकी नीड्स या रिक्वायरमेंट पढ़ी कि इसकी क्या नीड्स होती, क्या ज़रूरतें होती, आवश्यकताएं क्या है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व होता है। इसके इंपॉर्टेंस को जानने के बाद में हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे, जिसके 10-10 पॉइंट है, लेकिन 10 में से 6-6 पॉइंट आप लोगों को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के करना है। नाउ हम लोगों ने इसका नेक्स्ट नंबर पे देखा था इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में डिफरेंसेस थे, जिसमें डिफरेंसेस के 14 पॉइंट आपको बुक में दिए, लेकिन 8 पॉइंट आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम के हिसाब से लर्न करना है। और आगे हम लोगों ने इसका देखा था नेक्स्ट मोड्स और वे ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शुरू करना चाहते तो हमें किन कंडीशंस को, किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसके 5 पॉइंट्स आज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो यहाँ तक का वर्क आप सभी वीडियोस को देख के अपना कंप्लीट लर्न करना, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग पूछ सकते हो।